नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी की न्याय रैली जो है वो पश्चिम बंगाल से न्याय मांगते हुए बिहार एंटर कर चुकी है। हालांकि गठबंधन के साथ कोई न्याय अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जिस मुहाने से राहुल गांधी की यात्रा ये बिहार में एंटर करी है उस जगह का नाम है किशनगंज। किस तरह से इस पूरी यात्रा को देखना चाहिए, क्योंकि कल ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। जो इसके संयोजक बनने वाले थे इस इंडिया गठबंधन के, अब वो बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं और राहुल गांधी एकला चलो की राह पे लगता है किशनगंज में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिन्हा जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। किस तरह से इस यात्रा को देखते हैं राहुल गांधी? देखिए, पहले तो राहुल गांधी यह नहीं समझ पा रहे कोई यात्रा क्यों निकाले कि स्टोव में कोयला नहीं लगता है। अब जो व्यक्ति भारत की गरीबी के बारे में बोले और गरीबों की स्थिति को नहीं जाने, तो मुझे लगता है कि उनको पहले बेसिक एजुकेशन की जरूरत है। और न्याय यात्रा में कोई दृष्टिकोण नहीं है, बिना दृष्टि की यात्रा निकली है। जहाँ तक बिहार में यात्रा पहुंची है, तो किशनगंज में जो सांप्रदायिक उन्माद है, जिस प्रकार से घुसपैठियों के कारण और बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणाम से पूरे जिले में एक ऐसा असंतुलन बन गया है, जो असंतुलन वहां के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रहा है। राहुल गांधी के पास ये शब्द नहीं है, क्योंकि वे जहां जाते हैं वे किनके लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो हम जानते हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने, खास वर्ग का वोट बटोरने, और राहुल गांधी का यह न्याय यात्रा एक तरह से दृष्टिविहीनता का सूचक है। उनके पास अर्थव्यवस्था के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, राजनीति के लिए कोई एक जो योजनाबद्ध सिद्धांत होता है वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए वे जगह जगह जा रहे हैं। और कांग्रेस के वे लोग जो कुछ व्यवसायिक लोग हैं, जो जिन्हें कहीं कोई जगह नहीं मिलती है, वे राहुल गांधी के पीछे घूमते हैं। आपने बोला कि वो किशनगंज से उनकी एंट्री हुई है, तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन इस ध्रुवीकरण में अगर देखें तो ओवैसी की घुसपैठ हो चुकी है। देखिए, ओवैसी तो ध्रुवीकरण कर ही रहे हैं, लेकिन ओवैसी और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है। दोनों खाली दो मजहब के हैं, लेकिन दोनों का गंतव्य एक ही है। राहुल गांधी भी जो एनआर में करते हैं वही किशनगंज में कर रहे हैं। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि जिस किशनगंज में जनसंख्या का संतुलन 1951 के बाद से लगातार बढ़ता चला गया, और जो अंतिम जनगणना हुई उसमें एक खास समुदाय 50% से अधिक हो गया, जिसके कारण गांवों में धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो रही है। तो राहुल गांधी क्या इन विषय को बोलेंगे? जो यथार्थ होता है समाज का, यदि उसको छोड़कर आप इधर उधर की बात करते हैं तो समाज स्वीकार नहीं करता। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास बिहार के सामाजिक आर्थिक जीवन की समझ भी नहीं है, और सिर्फ वे एक चेहरे के रूप में गए हैं, और उस चेहरे के पीछे एक ही चीज है, गांधी नाम है। अन्यथा राहुल गांधी के पास कहने के लिए, बोलने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कि जिस जगह पे मुस्लिम समुदाय जो है वो 50% से आगे बढ़ चुका है, मतलब वो अल्पसंख्यक नहीं रह गए हैं, और वहां पे दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं इसका दंश झेलना पड़ रहा है। क्या इस स्थिति को समझते हुए राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेकर के पहुंचे हैं, उस न्याय यात्रा में क्या उन लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही उसको न्याय दिलवाएंगे, उसके ऊपर आवाज उठाएंगे? ये सवाल है बीजेपी की तरफ से राकेश सिन्हा जी का, कि क्या राहुल गांधी वहां जो हिंदू जो कि वहां पे दंश झेल रहे हैं एक मुस्लिम समुदाय का, जहां पे बोला जाता है कि फ्राइडे को स्कूल बंद कर दिया जाए क्योंकि नमाज पढ़ना है, तो क्या इन मुद्दों को उठाएंगे राहुल गांधी? चलिए, ये तो चलो राहुल गांधी की अपनी राजनीति है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं कांग्रेस। ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं, कांग्रेस की परंपरा रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब वो पहुंचे हैं बिहार में, तो वहां पे सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जो घूम घूम कर इस इंडिया गठबंधन को बनाए थे नीतीश कुमार, आज वो राहुल गांधी से टूट चुके हैं और वो बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा कितना वोट बटोर पाएगी? ये देखिए, वास्तव में क्या है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जो एक मुहावरा लागू होता है, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, ये 1950, 60, 70 के दशक की कांग्रेस नहीं है। न ही 50, 60, 70 के दशक का कांग्रेस का नेतृत्व या कांग्रेस का कैडर उनके पास है। साइन बोर्ड है, परिवार है,
लेकिन जन समर्थन नहीं है। जन समर्थन होने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। एक तो विश्वसनीय नेतृत्व होना चाहिए, जो नेतृत्व संघर्ष से, सामाजिक जीवन से उपजा हुआ। यह नेतृत्व एक परिवार से उपजा हुआ नेतृत्व, यानी ऊपर से लगातार जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से लगातार अपने परिवार को थोपने की कोशिश हुई। दूसरा, यदि उस नेतृत्व के पास कोई एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण होता है, जो दृष्टिकोण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक यथार्थ को एड्रेस करता, संबोधित करता है, तब लोग स्वीकार करते हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, जो अपने आप को देश की विरासत से, देश की संस्कृति से जोड़ता है। अभी देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और राहुल गांधी ने बहिष्कार किया। कांग्रेस के लोग बताएं कि वेटिकन के फंक्शन में कितनी बार वे गए, पोप का भारत आने पर उनका स्वागत किया। हमें इस पे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात की है, वेटिकन जाते हैं, अयोध्या नहीं जाते। पोप का स्वागत करते हैं और भारत के धर्माचार्यों की उपेक्षा करते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी मानसिक स्थिति भारतीय संस्कृति और भारतीय अध्यात्म में नहीं होकर कहीं और है। और यह देश की जनता को हम बताते थे, लेकिन शायद कुछ लोगों को लगता था कि अतिशयोक्ति है। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन ने यह दिखा दिया कि ये सब वहां जाने में सम्मान कर हो करते हैं, यहाँ जाने में राजनीति देखते हैं। देखिए, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, ये कह सकते हैं पूरी तरह से। राम मंदिर के प्रकरण में इसको जो अंग्रेजी का सेल्फ एक्सप्लिसिट, वो अपने आप में स्पष्टता आ गई, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक कार्य था जिसमें पूरा देश, जो अयोध्या गए, अयोध्या तो बहुत सीमित लोग गए, लेकिन पूरा देश अयोध्या बना हुआ था। कांग्रेस के लोग बताएं कितने घरों में दिया जलाया गया। अयोध्या में अगर वो कह रहे थे राजनीति हो रही थी, तो घर में दिया जलाना, भगवान राम के मंदिर का निर्माण पर क्या 10 जनपद में एक दिया जला तो कम से कम एक सेल्फी भेजते। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी देश की धारा एक ओर जा रही थी, 10 जनपद की धारा दूसरी ओर जा रही थी। देखिए, राम मंदिर में कांग्रेस अपने आप को एक्सपोज कर दी। सवाल है कि चलो, अयोध्या में उन्हें, क्योंकि राजनेताओं का जमावड़ा हो रहा था, प्रधानमंत्री खुद गए हुए थे, तो राजनीति नजर आ रही थी, तो क्या राम का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपने अपने घरों में दिए जलाए, 10 जनपद में दिया जला? ये सवाल है। अगर जला है तो फोटो एक बार डालना चाहिए था। हर बात पे फोटो आ जाती है ट्विटर पे, क्योंकि सोशल मीडिया की राजनीति ही चलती है कांग्रेस में, ट्विटर राजनीति। एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या होगा कांग्रेस का भविष्य, क्योंकि ये 2024 का चुनाव ये भी तय करेगा कि अगर लोकसभा में कितने सांसद कांग्रेस के पहुंचते हैं इस न्याय यात्रा। क्योंकि पहले अगर हम देखें तो 2019 में संविधान बचाओ यात्रा भी निकल चुकी है। उसके बाद जब हम देखें तो ये जो कुछ राज्यों के चुनाव आ रहे थे, उससे पहले भारत बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ, भारत बचाओ यात्रा, ये सारी यात्राएं, अब न्याय बचाओ यात्रा, ये यात्रा चली है। इन तीनों यात्राओं का क्या फायदा हुआ कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को कोई नफा नुकसान की बात इसलिए नहीं है कि अब कांग्रेस के पास आकर्षण के बिंदु यानी चुंबकीय तत्व समाप्त हो चुका है। किसी भी पार्टी का भारतीय राजनीति में या किसी भी देश की राजनीति में अस्तित्व में रहने के लिए कोई एक तर्क होता है, यानी कोई कारण होता है। कांग्रेस किसी भी कारण का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दक्षिण में अलग अलग पार्टियां इसलिए उभरी कि कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, कांग्रेस जनता से कट गई, कांग्रेस का नेतृत्व समाप्त हो चुका। अब आइए उत्तर भारत में पूरी तरह से समाप्त हो चुके। कांग्रेस क्या जनता को देने जा रही है? ऐसी कौन सी बात कांग्रेस के नेतृत्व में है, पार्टी में है, सिद्धांत में है, कार्यक्रम में है, जिससे जनता आकर्षित हो? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब अपने अस्ताचल की ओर जा रही है, और अस्ताचल की ओर जाते जाते राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं। उनकी घूमने की स्वतंत्रता है, एक राजनेता के रूप में उनको पूरी आज़ादी है अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए। लेकिन किसी पार्टी को खड़े होने के लिए सिर्फ घूमना काफ़ी नहीं है। वो जैसे साइकिल है और साइकिल में ट्यूब में हवा नहीं है, तो वो साइकिल से आप नहीं चल सकते। तो सिद्धांत जो है या जो दृष्टिकोण है वो साइकिल के ट्यूब की हवा की तरह है, जो इनके पास नहीं बचा। इनके पास वही पुराने सिद्धांत हैं, वो घिसी पिटी बातें करते हैं और घिसी पिटी बातों पर ये भाग्य के भरोसे जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से अस्ताचल की ओर जा रही है, इसका अंत अवश्य संभावी है। कांग्रेस भारतीय राजनीति में सिद्धांत, संगठन और नेतृत्व के आधार पर अपनी आयु पूरी कर चुकी है।
आप ये उत्तर आयु में ये जी रहे हैं, यानी आयु पूरी करने के बाद ही कुछ दिनों तक कोई जीता है तो वही कांग्रेस पार्टी जी रही है। आप बोले अस्तांचल है तो धीरे धीरे किरणें इनसे टूटती जा रही हैं। देखिए तो ममता बनर्जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी, बिहार में नीतीश कुमार, और कितनी किरणों की टूटने के आसार आपको नजर आ रहे हैं, और सूरज गोल बिल्कुल अंधेरे में छुपता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब कांग्रेस की स्थिति दयनीय है, आज एक रीजनल पार्टी से भी खराब स्थिति है, तब तो कांग्रेस का वो राजनीतिक पॉलिटिकल ईगो, यानी राजनीतिक जो एक मन में घमंड है वो इतना बड़ा है। यदि कांग्रेस अगर किसी तरह से अगर 70-80 सीटें पर रहती तो आज रीजनल पार्टी को किस रूप में देखती। कांग्रेस का विकास रीजनल पार्टी के अंत पर ही निर्भर करता है। इससे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के निकट नहीं आना चाहती है, क्योंकि उसको लाभ कम है, हानि ज़्यादा है। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के पास आती हैं तो ममता बनर्जी को क्या मिलेगा? कांग्रेस का वोट बैंक तो उनके पास है। ममता बनर्जी जितना तुष्टिकरण की नीति करती हैं उससे ज्यादा राहुल गांधी नहीं कर पाते हैं। तो वो ममता बनर्जी बंगाल में तुष्टिकरण में ए टीम है, केरल में तुष्टिकरण में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ए टीम है, और दक्षिण में तुष्टिकरण में डीएमके ए टीम है। तो मुस्लिम वोट बैंक के सौदागर पहले से ही वहां विद्यमान है, तो नए सौदागर को सौदा क्या मिलेगा? अच्छा, ये तो दक्षिण में भी आसार नजर नहीं आ रहे। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कांग्रेस की स्थिति दयनीय हो चुकी है। उससे निकली हुई पार्टियां क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, क्षेत्रीय छत्रपों को लेकर थोड़ी अपनी वजूद बनाए हुए हैं, और उनकी वजूद थोड़ी रहती भी है। विरोध की राजनीति, विरोध की संस्कृति तो लोकतंत्र में रहता ही है। कांग्रेस उसका प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के पास ना अखिल भारतीय रूप है, यानी मैंने कहा इसके पास साइन बोर्ड है, इसके पास एक परिवार है, इसके पास जनाधार नहीं है। अच्छा, तो ये राकेश सिन्हा जी बता रहे थे। देखिए, क्या होगा कांग्रेस का ये तो कुछ महीनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये यात्रा बिहार में एंटर की है और जिन परिस्थितियों में उसकी वहाँ पे एंट्री हुई है, वो बहुत सारे दास्तान बता रहे हैं, और उन दास्तानों में कहीं ना कहीं कांग्रेस इन 30-32 सालों में, जहाँ पे कांग्रेस की कोई जनाधार नहीं था, अभी भी जनाधार बनाती हुई कुछ नजर नहीं आ रही है। क्या होगा स्ट्रेटजी, कुछ महीने बाद पता चलेगा। जय हिंद।